गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बेटा है क्या? इन 600 BC ग्रीक में एक फिलासफर थे थेल्स। उन्होंने ये नोटिस किया कि एक नेचुरली ओकरिंग ओर ऑफ आयरन जो है वो क्या करता है कि कुछ चीज़ों को जो कि आयरन की, कोबाल्ट की या निकल आदि की बनी हुई होती हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और बाय चांस ये सारा काम यहाँ उसने ये ओर को नोटिस किया। इट वाज इन द डिस्ट्रिक्ट मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में था और इसलिए उसने क्या किया, इस ओर को नाम दे दिया मैग्नेटाइट नाम दे दिया। और वो तो बाद में जाकर के पता चला कि इसका नाम जो केमिकली नाम जो था इट वाज लोडस्टोन नाम था इसका। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी इसका केमिकल जो फार्मूला था वो Fe3O4 था, मतलब आयरन का ही ये एक और था। और ये क्या करता था, लोहे को या कोबाल्ट या निकल की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मैग्नेटाइट कहा गया, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनको नाम मैग्नेट्स दे दिया गया। मैग्नेट्स मतलब, और कि जो मैग्नेट्स क्या हो गए, ये ऐसी चीज़ें हो गई जो लोहे की या कोबाल्ट की या निकल की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और ये फेनोमेना जो है, द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल एटसेट्रा टुवर्ड द नेचुरली ओकरिंग ओर विच इज Fe3O4, इस फेनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। अगर आप डीप में इस चीज़ को स्टडी करना चाहें तो आपने वैसे ये चीज़ 10th में पढ़ी है, लेकिन इवन देन अगर आपको भूल गई है तो एक मेरा लेक्चर मैग्नेटिज्म है, 5 लेक्चर की एक सीरीज़ है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये आपको सिर्फ रिमाइंड करके यहाँ से आगे हम चलते हैं कि क्या हुआ। तो वो नेचुरल ओर जो था तो इट वाज कॉल्ड एज नेचुरल मैग्नेट। और कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं, जैसे आयरन की बनी हुई कुछ चीज़ें जो हैं उनको हम जो नेचुरल मैग्नेट है उसके पास रखते हैं, जहाँ उसके साथ रब करते हैं इन ए पर्टिकुलर वे, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगती हैं। एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे क्या होती है कि एक मैग्नेट क्या होता है कि जब उसको हम सस्पेंड कर देते हैं हवा में एक धागे के साथ, तो वो अपने आप को अलाइन कर देता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और उसकी साइड हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। अगर इधर हमारा नॉर्थ पोल है ऑफ अर्थ, तो इस तरफ जो इसकी साइड पॉइंट आउट करेगी इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। और जो इसकी साउथ पोल हमारे जियोग्राफिक को जो पॉइंट आउट करती है उसको हम साउथ पोल हम कहते हैं, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये इसकी हो गई कि ये आयरन, कोबाल्ट और निकल आदि से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर उसके बाद अगली बात हम बताएंगे कि इसमें अगली बात इसकी प्रॉपर्टी ये है कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिज्म।
मतलब कहने का हो गया कि अगर आपको एक मैग्नेट दे दिया जाए और एक आपको स्ट्रिप वैसे दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको चेक करके बताइए कि वेदर इट इज़ ए मैग्नेट और नॉट, तो आप इस चीज़ का कैसे पता लगाएंगे? आप क्या करेंगे, जो आपको मैग्नेट एग्जैक्टली मैग्नेट है उसके पास हम दूसरी स्ट्रिप जो है उसको ऐसे लाएंगे, तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इस तरफ ये अट्रैक्ट होगा। इसको ऐसे करके घुमाइए, दूसरी तरफ से लाइए, अगर ये दूसरी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है तो इट मीन्स ये एक नॉर्मल मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। और लेकिन अगर ये दूसरी तरफ ला करके इधर करते हैं तो ये रिपेल हो जाता है, इट मीन्स ये और ये सेम पोल हैं, और सेम पोल तो उसी के होते हैं जो मैग्नेट होता है, तो हम कहेंगे कि ये एक मैग्नेट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जो दो पोल्स होंगे एक जैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फोर्स होगी कितनी? तो ये फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ m1 m2। अगर इसकी m1 है इसकी m2 है तो ये ऐसे हो जाएगी एक। और जो दूसरी बात क्या है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। और जब इसको हम इकट्ठा करते हैं तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो m जब इज इक्वल टू करेंगे तो हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रिमूव करते हैं विद एन इक्वल साइन तो हमको एक यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, हम k लगाते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये k जो है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट, या इसको मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट भी कभी कभी कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट दैट यू आर यूजिंग, एंड नंबर 2 जो एक हमारे पोल और दूसरे पोल के बीच में मीडियम क्या है। और अगर ऐसा यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं और अगर बीच में वैक्यूम है या एयर है तो k की वैल्यू होती है μ0 डिवाइडेड बाय 4π। अब इसमें μ0 क्या चीज़ है? μ0 होती है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आती है इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर करके आती है। तो ये आती है हाँ मैं इसके साथ में लिख भी देता हूँ, वेबर पर एरिया पर मीटर ऐसे करके आती है। तो ये सब कुछ आपने 10th तक पढ़ा है। हाँ, और अगर इसकी जो CGS की हमारा यूनिट हो तो k की वैल्यू 1 आती है इन CGS, और SI में ये वैल्यू आती है। ये कुछ आपने पढ़ रखा है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर एक मैग्नेट को अगर हम तोड़ दें तो उसका जो पीस बचेगा वो भी एक मैग्नेट बनेगा और उसके 2 पोल होंगे। सपोज कर लो ये हमारा एक बार मैग्नेट था, ये इसका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। इसको हमने यहाँ से इसको मैंने तोड़ दिया, काट दिया, तो ये जो हमारे पास ये वाला मैग्नेट बन गया, इसके भी 2 पोल बनेंगे, ये नॉर्थ होगा ये साउथ पोल बन जाएगा। अगर इसके दोबारा 2 टुकड़े करते हैं तो दोबारा ऐसा ही होगा। और जितने भी इसके टुकड़े करते जाएंगे इसमें हमेशा 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कहने का मतलब हो गया कि मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, हमेशा 2 पोल होंगे। और ये हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की ही बात नहीं करते, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम अगर इसकी बात करते हैं तो उसमें भी हमको जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स मिलेंगे और उनके भी 2 पोल ही होंगे, एक पोल उसमें भी नहीं हो सकता है, ये हमेशा 2 ही होंगे। अगर एक होता तो गड़बड़ हो जाती सारी, हमेशा 2 में होंगे। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो मॉलिक्यूल में अभी जैसे आपसे बात कर रहा था कि ये हम बड़े बड़े की ही बात नहीं करते, जब भी इसके छोटे छोटे पीस का जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे भी इसके जो हमको 2 ही पोल दिखेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है तो ये वेबर ने ही दी थी, इसलिए हम इसको यहाँ पर हमने यूनिट इसका वेबर ही तो हमने लिख रखा है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए। और उसके मुताबिक वेबर के मुताबिक क्या है, वेबर के ने हमको 3 चीज़ें दी थी।
उसके मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिज्म। इसको भी अभी हम यहाँ बिल्कुल आपको सिर्फ रिमाइंड करवाते जा रहे हैं। अगर इसका आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप YouTube पे जा कर के 5 लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें आपको अच्छे से ये मिल जाएगा डिटेल में। अच्छा, तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी एज गिवन बाय द वेबर, इट सेज दैट नंबर 1, पहली बात ये कहता है कि every molecule in a magnetic substance is a complete magnet in itself। अपने आप में वो complete magnet है। हर एक मॉलिक्यूल एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेट है, सो दैट इट इज हैविंग ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। वो उसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नंबर 2, जो अनमैग्नेटाइज्ड हमारे सब्सटेंस हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज अभी तक नहीं हुए हैं, नॉर्मल लोहे का पीस है, कोबाल्ट का है, निकल का है, उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो होते हैं छोटे छोटे, जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं उसमें। सपोज कर लो ये हमारा कोई एक जो अनमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसमें जो हमारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होंगे वो ऐसे होंगे, एक इधर होगा, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर हो सकता है। इनकी मतलब कहने का है कि क्लोज चेन्स होती हैं बनी हुई, इनकी आपस में क्लोज चेन्स बनी हुई होती हैं। और इनका क्लोज चेन्स बनने का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब हो क्या कि इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक जो इसका फील्ड होगा, दैट विल बी जीरो। इफेक्ट बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि आपस में हर एक इनकी जो क्लोज चेन्स होती है वो रेंडमली होते हैं जी, और हर एक क्लोज चेन इनकी बनती है, तो सो दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, अनमैग्नेटाइज्ड। और जब इनको हम मैग्नेटाइज करते हैं, मतलब अगर कहने का कि ये अगर अनमैग्नेटाइज है तो इसके आसपास जितना मर्जी आप लोहा रखें, ये उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। लेकिन जब हम इसको एक हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो इसके जितने भी मैग्नेट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मैग्नेट, वो क्या करते हैं कि वो सभी अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अलाइन कैसे कर लेते हैं? इसी को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सपोज कर लो इसको हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, सभी अपने आप को ऐसे जो है ऐसे इसको अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, इसका ये वाला बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, क्योंकि इधर साउथ पोल होगा तो नॉर्थ को ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये 3 उसने पोस्टुलेट्स दिए थे वेबर ने, कि एक नंबर तो ये कि जितने भी मॉलिक्यूलर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो हर एक मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट होता है, सो दैट इट इज हैविंग 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अनमैग्नेटाइज अगर कोई होगा तो उसमें ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और इनकी क्लोज चेन्स बनती हैं, सो दैट द ओवरऑल इफेक्ट इज जीरो। मतलब ये एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। जब हम इसको हम मैग्नेटाइज करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट अपने आप को एक डायरेक्शन में ये अपने आप को ओरिएंटेड कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, सो दैट ये जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है छोटा सारा, इसका एक कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, उसका मैग्नेटिज्म रिजल्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, कि अगर एक मैग्नेट है, उसके आसपास का ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस कि जिसके अंदर हमको मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस हो। मतलब कहने का हो गया कि अगर सपोज कर लो ये मेरा एक मैग्नेट है,
तो इसके आसपास कोई एक इतनी जगह होगी कि जिसके अंदर को लोहे की चीज़ें आ जाए तो वो खड़क करके इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो वो स्पेस, वो इसके आसपास का एरिया जिसके अंदर की एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। या अगर और एक मैग्नेट कोई उस एरिया के अंदर आ जाए तो वो या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। उस सारे एरिया को हम कहते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएं। उसके बाद आता है कि एक आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है सो दैट कि अगर, हाँ एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए कि मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो एक मैग्नेट अगर कोई भी है, इसके आसपास आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर ये एक मैग्नेट है तो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो इसके आसपास जो लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी, वो ये पोल्स के आसपास ज़्यादा होती है और ये सेंटर वाली जगह जो होती है तो यहाँ कम होती है। मतलब कहने का कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं होगा। इसके आसपास ज़्यादा होगा, इसके आसपास ज़्यादा होगा, इधर इधर कम होगा, इधर इधर कम होगा, इधर भी कम होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक रीजन में यूनिफॉर्म हो सकता है अगर उस जगह पे, अगर सपोज कर लो ये मैं एक जगह ले लेता हूँ और मैं ये बात कहता हूँ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हर एक जगह पर एक जैसा मैग्नेटिज्म है, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा ही है। मतलब जैसे मैं कह रहा था कि इसके आसपास ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, इसके अंदर में, इस एरिया के अंदर में अगर एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह है, हर एक पॉइंट पर इस एरिया के अंदर है, तो हम कहेंगे कि इस एरिया के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। उसको दर्शाएंगे कैसे? अब दर्शाने के लिए उसको क्या करते हैं हम? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस हम ऐसे लिखते हैं। आपको जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया होगा, एग्जैक्टली द सेम। उनको भी हमने ऐसे ही लिखा था कि इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी हम इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, एक ही तरफ सब जो पॉइंट आउट कर रही हैं। एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिलता है। कहाँ? हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के स्पेस के आसपास जहाँ हम देखें हर जगह एक जैसा मिलता है। और बाकी हम इसको मैन मेड नहीं ऐसे बना पाएंगे। मैन मेड कहीं भी होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आसपास जा करके कम ज़्यादा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद दूसरी बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है कि जिसमें जिस एरिया के बीच में अगर उस एरिया में हर जगह एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हम कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म को तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, वो तो एग्जांपल कोई भी आप ले लो, उसका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो लगा सकते हैं। मतलब कहने का कि जो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। एक चीज़ बताना आपको मैं भूल गया कि जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी उसमें रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें आती हैं। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन में, ये तो हमने बताया कि अगर ऐसे जा रहा है
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जा रही हूँ सारी रेस, ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ जा रही हूँ, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो अगर एक प्लेन ऑफ पेपर में आपको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है एंड दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, यहाँ से बाहर की तरफ अगर वो आउटवर्ड जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं इक्वी डिस्टेंट क्रॉस के साथ। ऐसे क्रॉस लगा देंगे एक दूसरे से बराबर दूरी पर। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी बात क्या है कि इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, यहाँ से ऐसे आउटवर्ड को। तो आपके दिमाग में बात आएगा कि सर अगर इनवर्ड होगा तो, अगर इनवर्ड होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंट डॉट्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे डॉट्स लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तीन तरीके से उसको, और एक आ गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अभी हमने थोड़ा सारा आपको मैंने बात कर भी ली, कुछ बच्चों ने पकड़ ली होगी, कुछ बच्चे हाँ इस बात को नहीं पकड़ पाए होंगे। सपोज कर लो ये हमारा एक बार मैग्नेट है, इसका इधर N है, नॉर्थ पोल है, और इधर इसका साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके एज से थोड़े अंदर होते हैं। ये आपने 9th 10th में पढ़ रखा है, उसको दोबारा रिवाइज कर लेना, अदरवाइज मेरा वीडियो देख लेना। तो हमने सपोज कर दिया ये एक हमारे पास बार मैग्नेट था। अब हम ये स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स को लेकर के आप ये मत समझ लेना कि कोई फोर्स लगने वाली है, ऐसा नो, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, अगर एक एक्टिविटी करके आती है कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट हो, उसको आप एक पेपर लेकर के पेपर के नीचे रखें, ऊपर इसके पेपर रख दें, उस पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग, अगर आपके पास आयरन फिलिंग हो, ये खराद वाले जो होते हैं इनके पास जब लोहे की खरादिंग करते हैं ये, तो वहाँ पर लोहे के बड़े बारीक पीस इनके पास काफ़ी ढेर लग जाता है, वहाँ से मिल सकते हैं। तो अगर उस आयरन फिलिंग को हम ऊपर बिखेर दें और उसको बिखेर करके थोड़ा सा वो पेज जो है उसको हम थोड़ा थोड़ा हिलाएं ऐसे करके, उसके समेत जो नीचे आपने बार मैग्नेट रखा है उसके समेत, तो उसके ऊपर आयरन फिलिंग जो होती हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। इसमें ऐसे अरेंज करती हैं जैसे इसके पास काफ़ी सारी जो आयरन फिलिंग है वो इसके पास हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, फिर इधर भी काफ़ी सारी हो जाएंगी, ऐसे 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 इधर हो जाएंगी, और इधर आपको ना ऐसी ऐसी लाइनें दिखेंगी उनकी, ऐसे ऐसे ऐसी लाइनें दिखेंगी, ऐसे बिल्कुल ब्रीक सी होंगी, सेंटर में ज़्यादा नहीं होंगी, सेंटर में ऐसे बिल्कुल जो थोड़ी ब्रीक सी दिखेंगी। तो ऐसे आपको लाइन उसमें दिखेंगी, ऐसे करके, ऐसे वो इसको अपने आप अलाइन कर लेंगी। आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ये क्या चक्कर है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक बार मैग्नेट के इसके मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है कि अगर इसको चेक करने के लिए एक और तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक नीडल,
और मैग्नेटिक कंपास पड़ी थी। अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखें तो हमने ये बात जानते हैं कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक पोल को, जो मैग्नेटिक कंपास को इधर रखते हैं तो इसका नॉर्थ पोल है तो उसका साउथ पोल इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर उस हम मैग्नेटिक कंपास को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमारे उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक कंपास को हम इसके आसपास घुमाएं और एक जगह रख करके उसकी मैग्नेटिक नीडल जो है उसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वाली, उधर हम पॉइंट लगाते चलें, फिर इधर रखें, फिर इधर लगाएं, फिर इधर रखें, ऐसे लगाएं, ऐसे करके लगाते चलेंगे, तब भी आपको ऐसी ऐसी लाइनें दिखेंगी। एंड दीज आर द इमेजिनरी लाइन, दीज आर नॉट द रियल लाइन्स। ये लाइन कहीं आपको पेज पर लगी हुई दिखेंगी नहीं, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। हाँ, ये क्या होता है, इट इज द पाथ, ये एक ऐसा रास्ता है, इट इज द पाथ अलॉन्ग विच ए कंपास नीडल आर अलाइंड। अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखें तो उसकी मैग्नेटिक नीडल जिधर अलाइन होती है, दिस शोज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये रियलिटी में नहीं होती, ये हाइपोथेटिकल है। और इसकी जो डायरेक्शन कहाँ होगी, आप सपोज कर लो यहाँ हमको निकालनी है, इधर निकालनी है, तो यहाँ हम टेंजेंट बनाएंगे ऐसे करके, टेंजेंट जो है तो ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा। और इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इनकी डायरेक्शन मैं आपको बताऊं, इनकी डायरेक्शन जो है इस कंडक्टर की, जो हमारा मैग्नेट है, इसके बाहर हमको नॉर्थ से निकलती हुई दिखाई देती हैं, ऐसे नॉर्थ से बाहर को निकलेंगी और ऐसे लगेगा कि नॉर्थ से निकल करके ये साउथ वाली साइड से अंदर घुस रही हैं ऐसे जी। और इसके अंदर ही इसके साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जाती है ऐसे। आपको बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा जी, अब हम करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आपने 10th में 6-7 की होंगी, हम इनको इकट्ठी करके 2-3 में ही खत्म कर देंगे। नंबर 1, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स emerge from the north pole and they are collected on the south pole। कि आपको नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी और साउथ पोल से जो अंदर घुसती हुई दिखाई देंगी। और इनसाइड द कंडक्टर दियर डायरेक्शन इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एक बात आ गया। उसके बाद दूसरी बात आ गई, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, कि जो पोल्स हैं उनके आसपास जे क्या है, क्राउडेड है। एंड दे आर वाइडली सेपरेटेड इन बिटवीन। इधर आसपास अगर हम देखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, वाइडली सेपरेटेड हैं और बड़ी रेयर हैं, इतनी ज़्यादा घनी नहीं है जितनी इधर या उधर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर और इधर ये क्राउडेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर ये वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हैं, तो यहाँ इसका मतलब है कि इनका मैग्नेटिक फील्ड कम है। नंबर 3, यहाँ आपने देखा होगा कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से इधर चली जाए, यहाँ से इधर चली जाए, नो। यहाँ पर हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग अलग ही है। मतलब कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नंबर 4, कि अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी जगह, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो आपको बता देगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो है तो वो क्या है। उसके बाद आपने किया होगा पिछली क्लास में एक बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी चीज होती है जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। पहले क्या किया जाता था, पहले मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा जाता था, इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ा जाता था। मैक्सवेल ने ये बात की थी, सबसे पहली बार उसने बताया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है
उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव करें तो उसके अक्रॉस एक हम कॉइल लेकर के उसके बीच में अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को आगे पीछे करें, अगर हम घुमाएं तो वो करंट जो हमारी कॉइल है उसके बीच में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिज्म होगा ही होगा, और जहाँ मैग्नेटिज्म होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो इसलिए इनको इकट्ठा करके पढ़ना हमने शुरू कर दिया, एंड इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके आसपास एक मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के, अब जैसे सॉफ्ट आयरन कोर हम ले लेते हैं। वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर? बिकॉज दीज आर इमीडिएटली मैग्नेटाइज्ड एंड एज सुन एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ मैग्नेटिज्म सीजेस, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर अगर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे लगा रखी है, इसके अक्रॉस हम अगर सोर्स एसी का लगा देते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन कोर जो बीच में पड़ा हुआ है ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और जब हम ये सर्किट ब्रेक कर देंगे यहाँ से ऐसे, जैसे ही हमने सर्किट ब्रेक किया तो ये सॉफ्ट आयरन कोर एक सिंपल लोहे का टुकड़ा बन करके रह जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ऐसे मटेरियल जो कि जब उनके आसपास एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए, एक कॉइल रख दी जाए, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। और ये जो कॉइल जो होती है ये ऐसे ऐसे गोल घूमी हुई, इसको हम सोलेनॉइड भी कहते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होता है कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इसका डायमीटर बड़ा छोटा सा होता है। तो फिर एक आपने ये डिफरेंस भी किया होगा कि एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड में या इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने 10th तक पढ़ रखी हैं। अब हम बात करते हैं इस क्लास की, उससे आगे की। ये तो आपको रिमाइंड करवाने का था। मैंने दो पोल मैंने पोल, तो एक ऐसी चीज़ जिसके दो पोल हों उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और डेफिनेशन की बात कहें तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि दो इक्वल और अपोजिट पोल्स हैं, मतलब उनकी पोल स्ट्रेंथ एक जैसी है। लेट स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल n and s, and these two poles are separated by a very small distance, say it is 2L। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। एक मैग्नेट जिसके दो पोल होते हैं, हम जानते हैं क्योंकि एक पोल तो हो ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा डाइपोल कि जिसमें दो पोल जिनकी इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से बड़े स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा दूर दूर किए गए हैं, ऐसे हम चीज़ को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M के साथ लिखते हैं, और ये होता है इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। अब ये 2L जो है हम वेक्टर लेते हैं क्योंकि इसकी हम डायरेक्शन लेते हैं, और ये हमेशा होती है जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है। साउथ से यहाँ से इधर की ओर होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल की रहती है, और इसका यूनिट रहता है जूल्स पर टेस्ला आर, जहाँ इसको हम दूसरी भाषा में एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसे यूनिट्स आ गया उसके। सो मैं
जी स्टूडेंट्स, एक आपको मैग्नेटिक डाइपोल का पता चल गया, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हमने की थी ऐसे ही, और उधर भी था भाई, इक्वल और अपोजिट चार्जेस थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, और वो एक दूसरे से बड़े कम डिस्टेंस के द्वारा हमने सेपरेट करके रखे थे। यहाँ हमने वैसे ही कर लिया कि दो इक्वल और दो ऐसे पोल हैं जिनकी इक्वल एक जैसी स्ट्रेंथ है, इक्वल और अपोजिट हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और वो एक दूसरे से बड़े कम दूरी के साथ जो सेपरेट करके रखे हैं वो उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसको हम कैपिटल एम के साथ लिखते हैं, और कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 12, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट जो है जूल पर टेस्ला और एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी। अब आपके सिलेबस को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में फर्स्ट पार्ट जो इसका मैग्नेटिज्म क्या है उसमें आपको बताना है करंट कैरिंग लूप जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड का बताना है। वो आपको करंट लूप एज ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने 10th में किया होगा कि एक करंट ले जाती हुई एक कॉइल जो है वो एक मैग्नेट का काम करती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो वहाँ आपको डायरेक्शन आज शायद मैं नहीं बता पाया, लेकिन 10th में आपने पढ़ा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आपकी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो वो नॉर्थ पोल है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो उधर साउथ पोल होगा। तो उसी को तो अभी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग अ circular coil like that, plane loop has single, तो ये इसका हमारा आ गया, ये हमने इसके परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेट अस कंसीडर अ प्लेन लूप अ वायर, इट इज कैरिंग करंट आई, और ये इसमें से करंट आई इसमें से फ्लो हो रही है। ऊपर से जब हम देखते हैं, सपोज कर लो इसमें से करंट ऐसे जा रही है, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे इसको तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब जो ऊपर वाला इसका फेस होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर हम इसको नीचे से देखें, सपोज कर लो आपके पास कोई दो चीजें हैं, जैसे मेरे पास ये वाईफाई है, इस पे इस तरफ जियो लिखा है, इस तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सपोज कर लेता हूँ ये ऐसे था रखा हुआ मैंने, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जा रही है। ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे लगता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रही है। सो ऊपर वाला इसका जो फेस होगा दैट विल बी नॉर्थ पोल। अगर हम नीचे से देखेंगे तो ऐसे घूम रही थी ना, ऐसे घूम रही थी, तो अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो वो हमें ऐसे लगता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती है तो वो उसका साउथ पोल होता है। तो इसलिए एक ये जो करंट लूप जो है तो ये एक मैग्नेट का काम करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करेगा। क्यों? उसका अर्थ एक ये भी हो गया कि मैग्नेटिक डाइपोल में हमने कहा था कि दो इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ वाले पोल होंगे और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। ये मेरा जियोफाई तो काफ़ी मोटा है, लेकिन अगर आप एक सिंगल तार लेते हैं तो वो बिल्कुल ब्रीक सारी होती है और उसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड के बीच में बड़ा कम डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या कहा आपसे कि एक हमने करंट लूप ले लिया, ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, नीचे से देखेंगे तो ये हमारा साउथ पोल हो गया। सो वी कैन से दैट अ करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, एक वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करने लगेगा। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा? अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। अभी हमने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, कि हमने सपोज कर लिया अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m × 2l। m होता है स्ट्रेंथ ऑफ द पोल,
और 12 होता है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। तो जहाँ पर हम बात करें कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ हमारा नीचे की तरफ है, नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर की तरफ। मैं ये m यहाँ पर लिख देता हूँ। और m आप मुझे बताइए स्केलर है या वेक्टर है, अभी अभी हमने किया है। तो वेरी गुड, यू must know that it is a vector quantity, that is why I have put an arrowhead over this m। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इस करंट का है, तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, इसके बीच में से जितनी करंट ज़्यादा होगी उतना उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। नंबर 1 जो m जो होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 तो करेगा इस पे I पे, कि इसके बीच में से जितनी ज़्यादा करंट पास होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। नंबर 2, इसका एरिया एनक्लोज्ड बाय m इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना इसका ज़्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट इसका और ज़्यादा होगा। तो इसलिए अब जब हम इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे, कंबाइन करेंगे, तो m इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हमको एक कांस्टेंट लगाना है, k इंटू आई इंटू ए, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर लिख देना, आपको याद नहीं भूल जाए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख देना। अच्छा जी, तो इसकी k की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो इसलिए m इज इक्वल टू आई इंटू ए। और अगर हमारे पास, अभी तो हमने बात की कि अगर एक ही टर्न होगा तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर इसमें n टर्न है, काफ़ी सारी टर्न्स हैं, n कोई भी नंबर ले लिया, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स इसके बीच में है, तो m किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू आई इंटू ए हो जाएगा जी, n इंटू आई इंटू ए। अच्छी बात है। तो इसका जो हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो गया m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए इंटू हम यूनिट वेक्टर ऐसे करके लिख देंगे कैप डाल करके, where n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane of loop, इसके perpendicular to the plane of loop and its direction is from south to north, साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ हो गया। सो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा खूबसूरत अगर आप बनाना चाहें तो इसके बीच में थोड़ा ऐसे शो कर सकते हैं, अच्छा सा लूप दिखे। फिर इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन 1 नंबर की कभी कभी पूछ ली जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by a unit north pole placed at that point। एक यूनिट नॉर्थ पोल को हम अगर एक जगह पे रखते हैं तो वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस जगह पर तो हम जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड, हम कहते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके ऊपर टेंजेंट जो होता है वो हमको उसकी डायरेक्शन देता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 1 नंबर का कभी कभी आपको पूछा जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म को तो नहीं हम कहेंगे, हाँ इस सब टॉपिक जो आपका सब यूनिट है, जो आपका उस सेकंड पार्ट कह सकते हैं, ये इसका फर्स्ट आपका आज लेक्चर था। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। इवन देन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम
feel free to put a note in the comment box, and I will try my best to explain all that in my next lecture. Thanks. Have a nice day. Stay home, stay safe.